हेलो, मैं संजय गुप्ता आपका पॉलिटेक्निक क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि डायोड रेजिस्टेंस क्या होता है, डायोड कैपेसिटेंस क्या होता है, उसकी बीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। तो उसी लाइन में हमारा जो अगला टॉपिक है द वेरियस डायोड मॉडल्स। वेरियस डायोड मॉडल्स मतलब इसमें हम क्या करेंगे, डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे कि डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के डायोड के मॉडल होते हैं। ठीक है, तो ये हम डायोड के तीन मॉडल देखेंगे। एक तो आपका होगा पीस वाइज लीनियर मॉडल, दूसरा होगा आपका सिंप्लीफाइड मॉडल, तीसरा आपका होगा आइडियल मॉडल। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं कि जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है पीस वाइज लीनियर मॉडल क्या होता है। तो आपको पता है जो सिंपल आपका जो डायोड होता है उसमें क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है। तो अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम क्या करेंगे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो होता है अगर उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो नॉन लीनियर होती है। डायोड की जो बीआई कैरेक्टरिस्टिक होती है फॉरवर्ड बायस में वो कैसी होती है, नॉन लीनियर। अगर हम इस नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को लीनियर बना दें, क्या करें, अगर हम नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को लीनियर मान के चलें तो हमारा जो डायोड का जो मॉडल होगा वो कहलाएगा आपका पीस वाइज लीनियर मॉडल। इसके लिए क्या होगा, जो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा वो अब कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। क्योंकि आपको पता है कि जो ओम का नियम कहता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, V अपॉन I का क्या होता है रेशियो, वो कितना होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए यहाँ रेजिस्टेंस आपका हो गया कांस्टेंट। तो ये इस समय बन जाता है आपका कौन सा मॉडल, पीस वाइज लीनियर मॉडल। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए ये तो है आपका बीटी। बीटी क्या है आपका, जो भी आपका पोटेंशियल बैरियर है उसका वोल्टेज। ठीक है, ए है आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हो गया, आर एफ आपका क्या हो गया, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। और ये क्या है आपका आइडियल डायोड, हमने क्या लगाया इसमें, आइडियल डायोड। ठीक है, ये तीनों चीज मिलके क्या करेंगे, पीस वाइज लीनियर मॉडल बनाएंगे। और ये पीस वाइज लीनियर मॉडल का क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, और पीस वाइज लीनियर मॉडल का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक कैसी है इसकी, लीनियर। ठीक है, कैसी है इसकी, लीनियर। और एक ऐसी है आपकी नॉन लीनियर। ठीक है, इसलिए क्या करेगी, ये ओम के नियम का पालन करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, जो आपका ओम्स लॉ है उसका पालन नहीं करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए आपका बीटी है, आरएफ है, आइडियल डायोड है। अगर हम बात करें यहाँ बीएफ की, बी क्या है आपका फॉरवर्ड वोल्टेज है। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए बात करें तो क्या आपकी इक्वेशन निकल के आएगी, बी एफ बराबर बी टी प्लस आई एफ आर एफ। ठीक है, आई एफ आर एफ मतलब आई एफ मतलब फॉरवर्ड करंट, जो अब हमारी बी एफ के लिए फॉरवर्ड वोल्टेज के लिए इक्वेशन निकल के आई, बी एफ बराबर बी टी प्लस आई एफ इंटू आर एफ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है क्या, पीस वाइज लीनियर मॉडल। इसके बाद हम बात करते हैं सिंप्लीफाइड मॉडल की। सिंप्लीफाइड मॉडल में कुछ नहीं हुआ, बस क्या हुआ, जो हमारा रेजिस्टेंस था फॉरवर्ड रेजिस्टेंस था, तो हमने पीस वाइज मॉडल में क्या किया, उसका फॉरवर्ड जो रेजिस्टेंस अभी कांस्टेंट था, मतलब कुछ ना कुछ था। अब हमने क्या किया, आपको पता है कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, रेजिस्टेंस लगभग नगण्य होता है। ठीक है, तो नगण्य होता है, हमने मान के चला कि जो यहाँ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है कितना है, जीरो हमने मान लिया। अगर हम जीरो इस वाले उसमें जीरो पुट कर दें तो हमारा जो क्या होगा, हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी वो सीधी बनेगी, मतलब लीनियर तो एक ही। ठीक है, लेकिन अब क्या है, ये थोड़ा तिरछी थी, इसमें स्लोप था, अब क्या करें, ये सीधी आपका परपेंडिकुलर आ जाएगी लाइन। यहाँ क्या हो जाएगा, आपका जो आर एफ हो गया वो कितना हो गया, जीरो। जब आपका जीरो हो गया तो अगर हम इसमें आर एफ आपका जीरो रख देंगे तो यहाँ से आपका जो बी एफ निकल के आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बी टी के। मतलब पूरा का पूरा जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो किसके ऐसे होता जाएगा, बीटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बीटी को हम कह सकते हैं आपका नी वोल्टेज भी कह सकते हैं, कट इन वोल्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है,
तो ए हो गया आपका कौन सा सिंप्लीफाइड मॉडल। इसमें क्या है, इसका रेजिस्टेंस हट गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा था, यहाँ हमने रेजिस्टेंस शून्य मान लिया, इसका रेजिस्टेंस इसलिए हट गया फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ केवल क्या बचा, बीटी बचा, आपका आइडियल डायोड बचा। अब जो अगला मॉडल है आपका आइडियल मॉडल। आइडियल मॉडल तो आपको पता ही है कि इसमें ना तो आपका वैल्यू पोटेंशियल होगा, ना बीटी होगा, ना ही आरएफ होगा। ठीक है, आइडियल में क्या होता है, आरएफ आप तो वैसे ही जीरो मान के चलते हैं। ठीक है, तो आरएफ आपका जीरो और बीटी भी आपका जीरो। ठीक है, तो जब बीटी जीरो आरएफ जीरो तो हमारा जो बीएफ क्या निकल के आएगा, वो भी जीरो। मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा आपका, जीरो। नो वोल्टेज ड्रॉप मतलब इसके जो अक्रॉस है आपका पूरे डायोड के अक्रॉस हमें कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होता था, इसकी वजह से जो वीएफ फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता था वो दो की वजह से हो रहा था। अगर हम यहाँ देखें तो बीटी पोटेंशियल बैरियर के अक्रॉस हमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता था और कुछ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता था। ठीक है, इन दोनों को मिला के जो आपका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप आता था वीएफ। ठीक है, यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ केवल बीटी में ही हुआ आपका, क्या हुआ, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप क्या हुआ, बीटी के बराबर हो गया। यहाँ जो आपका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो किसी के बराबर ही, मतलब बिल्कुल वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं है, इसलिए क्या हो गया, यहाँ नो वोल्टेज ड्रॉप। अगर नो वोल्टेज ड्रॉप है मतलब यहाँ नो करंट, कोई करंट नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब कुछ हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट है, पीक इनवर्स वोल्टेज है, पीआईवी इसको कहते हैं, मैक्सिमम पावर रेटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट क्या होती है। मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट मतलब हम जब अगर हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में करें या हम क्या करें, डायोड पर फॉरवर्ड बायस अप्लाई करें तो उस समय जो आपकी मैक्सिमम करंट होगी, कौन सी मैक्सिमम करंट, जो डायोड को बिना हानि पहुंचाए उस फॉरवर्ड बायस में फ्लो कर सके। ठीक है, मतलब जब हमने डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ा उस समय अगर जो हम मैक्सिमम करंट उससे फ्लो करा सके ताकि हमारा क्या है, डायोड जलकर क्या है, नष्ट ना हो जाए। ठीक है, तो जितनी मैक्सिमम हम करंट फ्लो करा सकते हैं ताकि हमारा डायोड क्या है, जलकर नष्ट ना हो, वह मैक्सिमम करंट की आपकी क्या कहलाएगी, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट कहलाएगी। ठीक है, वह करंट जो सर्किट में या हम कहें डायोड को बिना जलाए आसानी से प्रवाहित हो सके वो कहलाएगी आपकी मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। इसको हम क्या करेंगे, IF से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखेंगे पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज होता क्या है, इसको हम कहते हैं PIV। ए होता है आपका रिवर्स बायस में। ठीक है, ए हमारा किसमें थी, फॉरवर्ड बायस में। ए हमारा जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो होता है रिवर्स बायस में। तो अगर हम बात करें रिवर्स बायस में, वह मैक्सिमम अप्लाइड वोल्टेज जो क्या है डायोड को बिना क्षति पहुंचाए उसको उसमें अप्लाई किया जा सके। ठीक है, उसको दिया जा सके, वो हमारा कहेगा क्या कहलाएगा, पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, वह रिवर्स बायस वोल्टेज जो डायोड को बिना क्षति पहुंचाए उस पर अप्लाई किया जा सके वो क्या कहलाएगा, पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, तो ए भी क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है, किसमें, इनवर्स, मतलब हम क्या क्या कहें, रिवर्स बायस में। ठीक है, तो अगला है आपके मैक्सिमम पावर रेटिंग। मैक्सिमम पावर रेटिंग क्या है, किसी डायोड से जितनी अधिक क्या है ऊर्जा या हम कहें जो आपकी शक्ति है, पावर है, वो क्या है उससे क्षय हो सके। जो मैक्सिमम शक्ति किसी डायोड से क्षय हो सकती है, कब, बिना उसको डायोड को जलाए हुए, डायोड को बिना क्षति पहुंचाए हुए, जो हम मैक्सिमम शक्ति उससे क्षय करवा सकते हैं, डायोड से जो शक्ति क्षय हो सकती है वो क्या कहलाएगी, मैक्सिमम पावर रेटिंग कहलाएगी। ठीक है, एक क्या होगा इसका फॉर्मूला अगर देखें तो क्या होता है, मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड वोल्टेज अगर फॉरवर्ड बायस में बात करें तो IF इंटू BF जो आपका होगा वो आप क्या होगा, मैक्सिमम पावर रेटिंग। ठीक है, अगला है हमारा टॉपिक, नया टॉपिक है हमारा रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर
रेक्टिफायर क्या होता है, इसको मीनिंग कहते हैं दृष्टकारी। ये क्या करता है, रेक्टिफायर क्या करता है, तो रेक्टिफायर का काम है हमारा, ये क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। ठीक है, क्या करता है हमारा, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में क्या करता है, चेंज। अब देखो एसी को प्योर डीसी में चेंज नहीं करता है, ये क्या करता है, एसी वोल्टेज को पल्सेटिंग डीसी में चेंज करता है। पल्सेटिंग मतलब उसमें कुछ ना कुछ क्या है, एसी का गुण रहता है। इसको फिर क्या करते हैं हम, फिल्टर करके इसको हम डीसी बनाते हैं। ठीक है, फिल्टर करके इसको हम डीसी फिर बनाते हैं प्योर। तो हमने क्या किया, हमारा जो रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर एक ऐसी हम कहेंगे ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एसी वोल्टेज को पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब रेक्टिफायर में क्या होता है, एक से अधिक क्या है डायोड, एक या एक से अधिक क्या है डायोड यूज होते हैं। ठीक है, इसमें अगली बात करें तो जो आपकी प्रोसेस होती है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की, जो आपकी प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। क्या कहते हैं उसको हम, रेक्टिफिकेशन या दृष्टिकारीकरण, ठीक है, दृष्टिकरण। ठीक है, सो ये होती है आपका रेक्टिफिकेशन, ये हो गया आपका रेक्टिफायर में। ठीक है, तो अब हम बात करें इसके टाइप्स रेक्टिफायर का, अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो रेक्टिफायर का जो क्लासिफिकेशन है हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो है आपका लो वोल्टेज रेक्टिफायर, दूसरे हैं आपके हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। लो वोल्टेज रेक्टिफायर में क्या होता है, जो आपके सिंपली जो डायोड है वही डायोड आपके यूज होते हैं किसमें, लो वोल्टेज रेक्टिफायर। जबकि हाई वोल्टेज रेक्टिफायर में क्या है, आपके जो एससीआर वगैरह हैं वो यूज होते हैं। ठीक है, जो आपके लो वोल्टेज रेक्टिफायर हैं इसमें क्या सिंपल डायोड यूज होते हैं। इसको क्या कहते हैं, अगर हम इनका यूज करके जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे वो होगी आपकी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सिंपल डायोड का यूज करके जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं वो होती है आपकी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और जो हाई वोल्टेज रेक्टिफायर जैसे एससीआर इनका यूज करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ेंगे वो होगी हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, आपके एससीआर वगैरह यूज होते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके सिंपली क्या होते हैं, सिंपल डायोड यूज होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा लो वोल्टेज रेक्टिफायर है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारा जो लो वोल्टेज रेक्टिफायर है वो दो प्रकार का हम इसमें पढ़ेंगे, कौन कौन से। एक है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, एक है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव अर्ध तरंग दृष्टिकारी इसको कहेंगे, इसको हम पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहेंगे। ठीक है, तो हाफ वेव जो रेक्टिफायर होता है उसमें क्या होता है, केवल एक ही डायोड का यूज होता है। इसमें क्या करते हैं हम, केवल एक डायोड का यूज करते हैं। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर भी आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका सेंटर टैप रेक्टिफायर, दूसरा आपका ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टैप रेक्टिफायर में क्या करते हैं हम, दो डायोड का यूज करते हैं, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर में हम क्या करते हैं, चार डायोड का यूज करते हैं। अब देखो होता क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, इसमें जब हम क्या करते हैं एसी सप्लाई देते हैं तो हमारा जो डीसी सप्लाई हमें जो मिलती है, जो आउटपुट में वोल्टेज मिलता है वो कैसा मिलता है, ये केवल पॉजिटिव साइकिल में ही क्या करता है, आउटपुट देता है। जबकि नेगेटिव साइकिल को क्या कर देता है, ये रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, नेगेटिव साइकिल में ये काम नहीं करता है, पॉजिटिव साइकिल में क्या करता है, ये आउटपुट देता है। तो अगर हम बात करें कि जैसे आपका इनपुट अगर हमने साइन वेव दे दी, हमारी साइन वेव ए है इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो अगर हम इसके थ्रू आउटपुट देखें तो हमारा जो आउटपुट निकल के आएगा वो ऐसा होगा। पॉजिटिव के लिए क्या करेगा, यहाँ इसके लिए पॉजिटिव के लिए क्या मिल जाएगा, यहाँ आउटपुट मिल जाएगा। जबकि नेगेटिव वाले के लिए क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, आउटपुट नहीं देगा। फिर पॉजिटिव वाले के लिए क्या करेगा, फिर से आउटपुट दे देगा, नेगेटिव वाले के लिए फिर आउटपुट नहीं देगा। मतलब जो हमारा आउटपुट है वो कैसा रुक रुक के मिलता है, कैसे मिलता है, रुक रुक के। पॉजिटिव साइकिल के लिए हमारा आउटपुट मिल जाता है, नेगेटिव के लिए नहीं मिलता है, फिर पॉजिटिव के लिए फिर मिल जाता है, नेगेटिव के लिए नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो मतलब रुक रुक के एक ही दिशा में क्या है,
एक DCM में यूनिडायरेक्शनल जो हमें वोल्टेज मिलता है या करंट मिलती है, ठीक है, रुक रुक के। जबकि सेंट्रल डायोड में क्या होता है, अगर हम बात करें, हमने इनपुट सप्लाई दी तो हमारा जो आउटपुट है वो भी हमारा क्या कंटिन्यूस मिलता जाता है, ऐसे क्या मिलता जाएगा। मतलब ये क्या करता है, दोनों साइकिल पे वर्क करता है, ठीक है, चाहे आपकी पॉजिटिव साइकिल हो इनपुट वोल्टेज की, चाहे नेगेटिव साइकिल हो, दोनों पे वर्क करता है और दोनों के लिए क्या करता है, आउटपुट देता है, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, कंटिन्यू चलता रहता है एक ही दिशा में। इसी प्रकार सेम क्या होता है, इसमें होता है, सेम क्या है इसमें, इसलिए हम इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब एक पूरी वेव के लिए, फुल वेव के लिए क्या करता है, आउटपुट देता है, जबकि क्या करता है हाफ वेव के लिए, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या करता है, आउटपुट देता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसमें क्या है, पहला टॉपिक हम जो देखेंगे हमारा क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या है, सर्किट डायग्राम है। इसमें हमने क्या किया, एक यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसको किससे कनेक्ट करते हैं, उसमें हम सप्लाई देते हैं एसी वोल्टेज अप्लाई या एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है उससे हम क्या कनेक्ट करते हैं, ये जंक्शन डायोड कनेक्ट करते हैं, उससे क्या करते हैं, एक हम लोड, उसके अक्रॉस क्या लगाते हैं, हम एक लोड लगाते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जब हम इस पर कोई साइन वेव अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगर जब हम इस पर कोई साइन वेव अप्लाई करेंगे तो हमें जो इस पे आउटपुट कैसा मिलेगा, तो अभी आप देख रहे हैं, जब हमने क्या किया, इस पे जो हमारी इनपुट वोल्टेज है उसकी हमने क्या पॉजिटिव हाफ साइकिल लगाई, यहाँ पे दिया, क्या किया हमने एसी वोल्टेज की क्या पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई की, तो यहाँ पे आपका ये प्लस था, ये माइनस था, ठीक है, कि पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। ये जो आपका P किससे कनेक्ट हो गया, प्लस से, N किससे कनेक्ट हो गया, माइनस से। मतलब जो हमारा डायोड है वो किस उसमें आ गया, फॉरवर्ड बायस में। और फॉरवर्ड बायस में आपको पता है कि हमारा डायोड किस तरह वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस में हमारा डायोड क्या शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है। शॉर्ट सर्किट मतलब वो क्या करता है, आसानी से क्या है, करंट फ्लो करवा देता है। तो जब जब क्या है फॉरवर्ड बायस में, सॉरी, जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दी तो क्या है, हमारा जो डायोड हो गया वो किसमें आ गया, फॉरवर्ड बायस में। और फॉरवर्ड बायस में आने की वजह से क्या हो गया, इसमें आसानी से क्या होगी, करंट फ्लो हो गई, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट है वो हमें आउटपुट क्या मिल गया, मिल गया, हमने BM ए आउटपुट दिया और हमें आउटपुट मिल गया। जब हमने क्या किया, इसकी नेगेटिव हाफ साइकिल इस पे लगाई, ठीक है, क्या किया हमने, इनपुट वोल्टेज की नेगेटिव हाफ साइकिल दी, तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल देने पे जो आपका ये था ये नेगेटिव आ गया, मतलब जो P था वो आपका नेगेटिव से जुड़ गया, और ए पॉजिटिव जो आपका N था वो किससे जुड़ गया, पॉजिटिव से। मतलब जो अब हमारा जो डायोड है वो कैसे आ गया, आपका रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में जो हमारा डायोड होता है वो किस तरह वर्क करता है, एज ए शॉर्ट सर्किट, सॉरी ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है। किस तरह वर्क करता है, ओपन सर्किट की तरह। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, एज ए ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगी, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। अगली फिर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल लगाएंगे तो फिर हमारा क्या मिल जाएगा, फिर से हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। जब हम नेगेटिव साइकिल लगाएंगे तो फिर से हमें क्या आउटपुट नहीं मिलेगा, फिर से हमें क्या जीरो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमने इनपुट दिया, ये हमारा क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया, ये हमारा आउटपुट वेव का है, ठीक है। हमने जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो ये किस पे वर्क करता है, आपको पता है, इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, इस पे जब हम एसी सप्लाई देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक करंट जो क्या इंड्यूस करता है, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। वही क्या करेगा, इसके लिए आउटपुट का काम करेगा, मतलब इसके लिए इनपुट का काम करेगा, इसका क्या है आउटपुट, इसके लिए इनपुट का काम करेगा, ठीक है। तो वही इनपुट यहाँ मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आयरन के अक्रॉस जो भी है वो आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो
ये हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें हमने क्या किया, केवल एक ही डायोड का यूज किया। और हम क्या करेंगे, जब हमने फॉरवर्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल दी तो करंट ऐसे फ्लो हुई, जब आपने नेगेटिव हाफ साइकिल दी तो कोई करंट फ्लो नहीं हुई। ठीक है, तो करंट आपकी ऐसे फ्लो होती रहती है इसमें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो हमने इसमें इनपुट दिया है इसके लिए क्या है, जो वोल्टेज है, जो करंट है, उसकी एवरेज वैल्यू क्या है। ठीक है, या उसकी VDC या IDC, एवरेज वैल्यू को हम VDC DC वोल्टेज हम कहेंगे, VDC या IDC कहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे आउटपुट वोल्टेज तथा लोड करंट की क्या है एवरेज वैल्यू, या हम कहेंगे DC वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम वोल्टेज के लिए, आउटपुट वोल्टेज के लिए देख लेते हैं कि आउटपुट वोल्टेज के लिए क्या है, V एवरेज क्या होगा, एवरेज वैल्यू क्या होगी, DC क्या होगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारा जो V आउटपुट है वो कितना होता है, हम मान के चलें Vm sin ओमेगा t होगा। ठीक है, अच्छा, जो Vm sin ओमेगा t होगा वो किसके लिए होगा, केवल आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कितना होगा, Vm sin ओमेगा t। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये ओमेगा टी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक। ठीक है, अगर हम बात करें 4 पाई से आपका 2 पाई तक, तो पाई से 2 पाई तक के लिए बात करें तो वो कितना है आपका 0। ठीक है, तो यहाँ जो आपका V आउटपुट मिल गया वो कितना मिल गया, 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके लिए एवरेज की। तो आपको पता है एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया कवर किया हुआ एरिया है एक हाफ साइकिल में, पूरे एक हाफ साइकिल के लिए जो कवर्ड एरिया है वो हम क्या करेंगे, इसमें लेंगे। ठीक है, और नीचे क्या करेंगे, जितना वहां से वहां तक के जो बेस होगा वो हम लेंगे कि किस कहां से कहां तक का एरिया हमने लिया है। ठीक है, वो कहाँ रखेंगे, हम बेस में रखेंगे। तो हमने देखो इसके लिए लिखा है एरिया अंडर द कर्व ओवर द फुल साइकिल, मतलब एक फुल साइकिल के लिए कवर्ड जो एरिया है वो कितना है, और वो बेस में क्या रखेंगे, कहाँ से हम कहाँ तक का एरिया ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का निकालना है पूरा आउटपुट के लिए एवरेज। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे पूरा, तो हमारा जो बेस हो गया वो कितना हो गया, 2 पाई। यहाँ से देखिए 0 से हम कहाँ तक का निकाल रहे हैं, यहाँ तक का, तो हमारा बेस हो गया 0 से 2 पाई, मतलब 1/2 पाई हो गया। ठीक है, बेस। अब लिमिट हम लगाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन में हमने क्या किया, हमें कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना है, 0 से 2 पाई तक का निकालना है। तो 0 से 2 पाई हमने क्या करी, लिमिट लगा दी, V0 d ओमेगा टी। क्या हम क्या करेंगे, ओमेगा टी के वो मान के इसकी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो फिर देखिए हमने क्या किया, इसको वैल्यू रख दी, इसको हमने दो भाग में तोड़ दिया। एक हमने क्या तोड़ दिया, 0 से पाई, दूसरा हम पाई से 2 पाई तोड़ेंगे। तो हमने 0 से पाई तोड़ लिया और पाई से 2 पाई तोड़ लिया। जब हमने 0 से पाई तोड़ा तो हमारा जो बी आउटपुट डी ओमेगा टी प्लस पाई से 2 पाई बी आउटपुट डी ओमेगा टी, यहाँ हमने बी आउटपुट का मान रख देंगे। तो 0 से पाई के लिए तो Vm sin ओमेगा टी है। ठीक है, और जबकि पाई से 2 पाई के लिए हमारा कितना है, 0। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे 1/2 पाई 0 से पाई Vm sin ओमेगा टी टी ओमेगा टी। ठीक है, और वो तो कितना हो गया, अगला हो गया आपका 0, इसका तो हमें करना नहीं है। अब हम इसको सॉल्व कर दें, तो आपको पता है Vm sin ओमेगा टी को अगर सॉल्व करेंगे तो Vm sin ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, Vm sin ओमेगा टी, Vm तो आपको बाहर आ जाएगा, sin ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस का cos ओमेगा टी। ठीक है, Vm आपका क्या आ गया बाहर, और आपका हो गया sin ओमेगा टी का माइनस का cos ओमेगा टी, और हम लिमिट लगा देंगे 0 से पाई की। फिर हम क्या करेंगे, 1/2 पाई, माइनस हमने बाहर निकाल लिया, माइनस हम बाहर निकाल लेंगे Vm, इसको हम खोल देंगे तो cos पाई माइनस cos 0। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1/2 पाई माइनस का Vm
कॉस पाई का मान -1 माइनस कॉस 0 का मान 1, ठीक है, हम रख देंगे 1/2 पाई Vm, ये कितना आ जाएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा जो V एवरेज या VDC निकल के आया वो कितना आया Vm/5, कितना निकल के आया हमारा Vm/5। तो ये आ गया क्या आपका V एवरेज या VDC, किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। अब हम बात करते हैं इसी में, अगर हम देखें तो करंट के लिए क्या होगा, तो इसी में हम करंट देख लेते हैं। तो आपका I एवरेज देखें या हम कहें IDC देखें तो कैसे निकालेंगे। I बराबर क्या होता है V/R, मतलब VDC/RL। VDC कितना आ गया Vm/5 RL, यहाँ V/RL को लिख देंगे Im/5, मतलब जो हमारा I एवरेज निकल के आ गया, या हम कहें IDC को कितना निकल के आ गया Im/5। तो दोनों के लिए सेम प्रोसेस है, आप ऐसा भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी निकाल सकते थे, किसको, Im को, फिर उससे ये निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, आपका एवरेज वैल्यू, ठीक है, इसकी आउटपुट वोल्टेज और लोड करंट की। अब हम बात करते हैं इसमें डीसी आउटपुट पावर कितनी होगी। डीसी आउटपुट पावर जो आपकी होती है पीडीसी बराबर आई स्क्वायर, मतलब आई डीसी का स्क्वायर इंटू आर एल। तो आई डीसी तो आपको पता है, आगे हमने निकाला आई एम अपॉन पाई, तो आई एम अपॉन पाई रख दिया, तो आई एम अपॉन पाई का होल स्क्वायर इंटू आर एल, तो ये क्या आ जाएगा पीडीसी, मतलब डीसी आउटपुट पावर, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे आरएमएस वैल्यू फाइंड करेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट और आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो जो आपका लोड करंट होता है, सबसे पहले हम करंट के लिए आरएमएस वैल्यू देखेंगे, फिर हम आउटपुट वोल्टेज के लिए देख लेंगे। तो आई आरएमएस अगर देखें तो कितना निकालेंगे, आपको पता है आई आरएमएस कैसे निकालते हैं, करंट का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, उसका एवरेज लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसका रूट निकालते हैं, ये होते हैं आई आरएमएस, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो वो हमने यहाँ क्या किया, इसका निकालने के लिए वैसे क्या किया, जो हमारी करंट है वो हमने क्या किया, लोड करंट उसका स्क्वायर किया, उसका फिर हमने क्या किया, एवरेज लिया, तो 1/T, उसका क्या किया कर दिया, उसका इंटीग्रेशन 0 से T तक, ठीक है, उसमें रूट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका मान जो हमारा T है, यहाँ आपका पीरियड, उसका पीरियड होता है, टाइम पीरियड वो कितना होता है 2 पाई, तो हमने यहाँ T की जगह कितना रख दिया 2 पाई, ठीक है। तो हम 1/2 पाई 0 से 2 पाई और I का मान रख देंगे, वो क्या रखेंगे Im sin ओमेगा टी, इसका पूरे का होल स्क्वायर, क्या करेंगे, इसका पूरे का हम होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा sin स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, 1/2 पाई। इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया, एक 0 से पाई, दूसरा हमने पाई से 2 पाई। 0 से पाई के लिए आपको पता है इसका मान इतना होता था, तो हमने ये रख दिया। फिर हमने क्या किया, पाई से 2 पाई के लिए आपको पता है कि मान 0 होता है, क्योंकि वहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होती, इसलिए कोई आउटपुट नहीं मिलता, इसलिए क्या होता है 0 होता है, इसलिए हमने यहाँ क्या कर दिया 0 कर दिया। ए पार्ट आपका क्या हो गया पूरा 0, तो ये तो आपका इक्वल टू 0। तो अब हमने इससे हम कोई मतलब नहीं, अब हम इसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलें, तो हमने क्या किया, इसमें से जो आई एम स्क्वायर है उसको हमने बाहर निकाल दिया, तो आई एम स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया, अपॉन 2 पाई था। फिर हमने 0 से पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन के लिए क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी में कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम चेंज करेंगे, किसमें करेंगे, cos 2 थीटा में। और cos 2 थीटा के लिए आपको फॉर्मूला आपको पता होगा कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल के आती है 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, कितनी निकल के आती है। तो यहाँ से हमने क्या किया, सेम यही निकाल के यहाँ रख दिया 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी ओमेगा टी, ठीक है।
फिर हमने क्या किया, इसका 2 को बाहर ले लिया तो ये इसके साथ 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा Im²/4 ठीक है। 0 से पाई 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है। तो जल्दी से क्या किया हमने, इसको कर दिया, इसका किया 1 का होता है, इसमें ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन, और cos 2 ओमेगा टी का क्या होगा, sin 2 ओमेगा टी प्लस में होता है, ठीक है, और 2 ओमेगा टी का 2 आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। इसमें हमने लिमिट रख दी 2 पाई से 2 पाई 0 से पाई, ठीक है। इसमें हमने इसको सॉल्व किया, पाई माइनस 0 इसको सॉल्व किया, यहाँ से क्या है, जिसके मान 0 0 आ जाएंगे तो इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से पाई आएगा, पाई से पाई कट जाएगा, इसका रूट ले लेंगे तो Im/2 आ जाएगा। इसलिए हमारी जो IRMS आ गई वो कितनी आ गई, Im/2। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, BRMS भी निकाल लेंगे, सेम ऐसे ही निकाल लेंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, Bm/2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, इसके लिए RMS वैल्यू, और हमारी क्या हो गई, किसके लिए, लोड करंट के लिए, और सेम ऐसे निकाले आउटपुट वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं, लास्ट आज का टॉपिक है AC पावर सप्लाई टू द सर्किट। ये कितना होगा, AC पावर सप्लाई टू द सर्किट मतलब AC पावर कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला होता है IRMS का होल स्क्वायर इनटू, तो इसका जो टोटल आपका रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, लोड रेजिस्टेंस प्लस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना होगा RF, ठीक है। तो यह हम क्या करेंगे, अभी हमें IRMS की वैल्यू निकाली, वो कितनी होती थी आपकी, Im/2 कितनी होती थी, Im/2 अभी हमने निकाली है, तो Im/2 हमने क्या रख दिया, IRMS की वैल्यू रख दी, ठीक है। क्या है IRMS है आपका, IRMS वैल्यू है, इसकी हमने मान रख दिया Im/2 का होल स्क्वायर RL इनटू VL। तो ये हमारी निकल के आ गई क्या, PAC, मतलब आपकी AC पावर जो आपके सप्लाई दे रहे हैं आपका AC सर्किट में, ठीक है। तो आज हमने काफी टॉपिक पढ़ लिए, कल हम इसमें पढ़ेंगे, अभी हमारा रह गया हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें हम पढ़ेंगे अभी कि इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, रिपल फैक्टर क्या होता है, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है। और आपके तो बाकी सब हम कल पढ़ेंगे, इसके बाद सेंटर टैप वो पढ़ेंगे, ठीक है, और उसमें हम क्या पढ़ेंगे, आपका ब्रिज रेक्टिफायर भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।